की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत में चीन के राजदूत से मुलाकात पर सफाई दी है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि ये उनका काम है कि अहम मुद्दों पर उन्हें पूरी जानकारी मिले। राहुल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अगर सरकार चीन के राजदूत से उनकी मुलाकात को लेकर इतनी परेशान है तो 3 मंत्री चीन में क्या कर रहे हैं। वो मिलते रहते हैं कर्टसी कॉल के तौर पर, मुलाकात के तौर पर। इसको तोड़ मरोड़ कर या सेंसेशनलाइज करने की कोशिश सरासर गलत है। कांग्रेस ने पहले चीन के राजदूत से राहुल की मुलाकात को गलत खबर बताया था। चीन के दूतावास ने भी पहले राहुल और चीन के राजदूत की मुलाकात पर बयान जारी किया था, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया। बीजेपी ने मांग की है कि कांग्रेस चीन के राजदूत से मुलाकात के दौरान हुई चर्चा का ब्यौरा दे। अभी पहले जो उन्होंने डिनायल किया, अभी फिर से एक्सेप्ट किया, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। जो ओवरऑल देश हित के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस इस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करे, राहुल गांधी इस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग से लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आतंकी संदीप शर्मा उर्फ आदिल यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। संदीप शर्मा उर्फ आदिल आतंकियों के उस गुट में शामिल था जिसने जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 जवानों की हत्या की थी। संदीप को उस घर से पकड़ा गया जहां 1 जुलाई को लश्कर कमांडर बशीर लश्करी मारा गया था। लोग खुद आ रहे हैं, बता रहे हैं मिलिटेंट प्रेजेंस के बारे में, जिसमें आपने देखा पिछले दिनों जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन हुए जिसमें पुलिस आर्मी को सक्सेस मिली, नेचुरली दे वर बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन। छानबीन में पता चला है कि संदीप करीब 5 साल पहले कश्मीर घाटी आया था। गर्मियों के मौसम में वो वहाँ वेल्डर का काम करता था। सर्दियों में संदीप अक्सर पंजाब चला जाता था। पंजाब में काम करने के दौरान ही वो आतंकियों के संपर्क में आया। संदीप का इस्तेमाल आतंकियों ने एटीएम लूट में किया। मार्च में भी डकैती के एक मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे जमानत मिल गई थी। हाल के दिनों में संदीप सुरक्षा बलों पर हमले में भी शामिल रहा था। संदीप की गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरनगर में उसके परिवार के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि लश्कर-ए-तैयबा ने संदीप शर्मा उर्फ आदिल को अपना आतंकी मानने से इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तान की सीमा से सटे नौगाम सेक्टर में सेना की कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले रविवार की रात पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर फायरिंग की, जिसकी आड़ में भारत की सीमा में घुसे 2 आतंकियों को सेना ने फौरन मार गिराया, जबकि एक छिपे आतंकी को सर्च ऑपरेशन के दौरान मारा गया। Thereafter resorted to indiscriminate firing, and in the ensuing gun battle, 3 hardcore terrorists were killed. आज मारे गए आतंकियों को मिलाकर जम्मू कश्मीर में सेना के हाथों इस साल अब तक 99 आतंकी मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर राज्य मानव अधिकार आयोग ने बडगांव के रहने वाले फारूक अहमद डार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। मुआवजा देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है। एक मानव अधिकार संगठन की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया। हमने जो उसमें पक्ष रखा था, इस चीज का पक्ष रखा था हमने कि मेजर गोगोई ने वहाँ पर एक क्राइम किया था। मैं स्टेट को लिखा गया, चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया है कि विद इन 6 वीक्स तो ये जो अमाउंट 10 लाख रुपया है वो इसके इस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। श्रीनगर बडगाम लोकसभा उपचुनाव के दौरान पत्थरबाजी से बचने के लिए सेना के मेजर लितुल गोगोई ने फारूक को जीप के बोनट पर बांधा था। मेजर लितुल गोगोई ने यह भी कहा था कि पत्थरबाजी में फारूक अहमद डार भी शामिल था। बंगाल की खाड़ी में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास हो रहा है। इस युद्ध अभ्यास में भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। ऑपरेशन मालाबार नाम के इस नेवल एक्सरसाइज में 15 जंगी बेड़े, 2 सबमरीन, फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर और एंटी सबमरीन जहाज समेत टोही विमान शामिल हैं। इस संयुक्त अभ्यास का मकसद तीनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाना और समंदर में क्षमता बढ़ाना है। इसके अलावा आतंकवाद, पायरेसी, तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने जैसे मुद्दे भी इस अभ्यास के दायरे में हैं। ये मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास का 21वां एडिशन है जो 17 जुलाई तक चलेगा। The thrust of exercises at sea this year would be on aircraft carrier operations, air defense, anti-submarine warfare, surface firings.
बिहार के मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच बीजेपी ने नीतीश को समर्थन का संकेत दिया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बर्खास्त करे और अगर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटता है तो बीजेपी नीतीश को समर्थन दे सकती है। हालांकि बाद में नित्यानंद राय ने अपने बयान पर सफाई दी कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। यह केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वही वहाँ लागू होता है। हमारे यहाँ संविधान है, जो ऊपर आदेश निर्देश होगा वो हमारे लिए आदेश होगा। लालू यादव और उनके परिवार पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद आज पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वेष, घृणा, उन्माद की राजनीति चला रही है, वो यहाँ की सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास कर रही है। जेडीयू नेता शरद यादव ने लालू का बचाव किया है। वहीं बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने नीतीश पर सवाल उठाए हैं। गठबंधन है, गठबंधन बनाए रखने के लिए और देश में भी गठबंधन बड़ा बनाएंगे। गठबंधन वहाँ का जो है वो है और रहेगा। हम 100% आश्वस्त हैं कि शायद उनमें इतना दम नहीं है कि वो तेजस्वी प्रसाद से इस्तीफा मांगे या उनको बर्खास्त करें। 7 जुलाई को लालू और उनके परिवार के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है और मंगलवार तक दिल्ली जोनल ऑफिस में पेश होने को कहा है। ईडी ने इस दौरान मीसा से उनकी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 8 जुलाई को मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के 3 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान शैलेश से कई घंटे पूछताछ भी की गई। मीसा भारती और उनके पति पर साल 2007-8 में 4 शेल कंपनियों से 1,20,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से खरीदने का आरोप है, जिसे शेल कंपनियों ने 100 रुपए के हिसाब से खरीदा था। मीसा के पति शैलेश को भी मामले में समन जारी किया जा सकता है। दिल्ली बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता में 2 गैर जमानती केस दर्ज किए गए हैं। कोलकाता के रिजेंट पार्क थाने और गरियाहाट थाने में शिकायत के बाद नूपुर के खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून के तहत केस दर्ज किए गए हैं। नूपुर पर आरोप है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के बसीरहाट दंगे को लेकर गलत तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। आरोपों के मुताबिक नूपुर ने बसीरहाट दंगे को लेकर अपने ट्वीट में 2002 के गुजरात दंगे की तस्वीर का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को तालमेल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर खास ध्यान देना चाहिए, जिससे निवेश को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा पीएम ने कहा कि प्राथमिकता और नजरिया सुशासन के मूल मंत्र हैं। जिलों और शहरों को भी विकास के कामों और सुशासन में योगदान देना चाहिए। नीति आयोग की ओर से दिल्ली में बुलाए गए एक दिन के सम्मेलन में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव शामिल हुए। पनामा गेट भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की जांच कर रही संयुक्त जांच समिति ने नवाज शरीफ के परिवार की आमदनी और कमाई के जरियों में फर्क पाया है। जेआईटी ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश की अपनी फाइनल रिपोर्ट में दी। जेआईटी ने शरीफ परिवार के व्यापारिक लेन देन की जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ ने अपने करीबी सलाहकारों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वो इस्तीफा देने के बजाय इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। कोयला घोटाले में कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। कोयला घोटाले से जुड़े मामले की जांच में सीबीआई ने नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल पावर लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की थी, लेकिन अब तक क्या जांच की गई है इसके बारे में सीबीआई कोर्ट को नहीं बता सकी। इसको लेकर अदालत ने सीबीआई से अपनी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो 21 अगस्त को बताए कि क्या छानबीन हुई है। नवीन जिंदल की कंपनी पर ऊर्जा नीति की अनदेखी कर बिजली बेचने का आरोप है। साथ ही कोर्ट ने कोयला घोटाले की जांच कर रही एसआईटी के अधिकारी डीआईजी रविकांत के तबादले पर भी नाराजगी जताई है। सीबीआई ने रविकांत के ट्रांसफर के लिए कोर्ट से इजाजत नहीं ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में एसआईटी के किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं होगा। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर आज इंडियन नेशनल लोकदल ने पंजाब से लगी सीमा पर प्रदर्शन किया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान आईएनएलडी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के वाहनों को हरियाणा में घुसने से रोका। कई जगह कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर ही ट्रैक्टर खड़े कर दिए। अंबाला शंभू बॉर्डर, लालरू चंडीगढ़ बॉर्डर और डबवाली में सड़कें बंद होने से पंजाब से आ रहे लोगों को काफी दिक्कत हुई। आईएनएलडी की मांग है कि एसवाईएल नहर का निर्माण कर हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जाए। हरियाणा प्रदेश की जो 60% जमीन आज कहीं ना कहीं डार्क जोन में आ गई,
उसको उसका पानी दे करके हरियाणा प्रदेश को उसका जो बंटवारे के वक्त में मिला हुआ पानी वो देने का काम करें। बीजेपी ने आईएनएलडी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी और आईएनएलडी की मिलीभगत बताया है। इस विषय पर राजनीति बहुत ज्यादा हो चुकी है और ये मुद्दा अति राजनीति का शिकार हो चुका है और अति राजनीति से क्रिया और प्रतिक्रिया बहुत होती रही है और उससे हमारा मामला लंबा खिंचता गया है। SYL के मुद्दे को लेकर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार और उनकी बी टीम लोक दल की ये नूरा कुश्ती है मिलीभगत से की जाने वाली। टीम इंडिया के नए कोच के नाम का ऐलान टल गया है। बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में शामिल सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण ने नया कोच तय करने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। सीएससी का कहना है कि नया कोच तय करने से पहले उन्हें कुछ अन्य लोगों, खासकर कप्तान विराट कोहली से बातचीत करनी है। For us, Indian cricket is more important. And as you know, we are just a small bit. The main bit is the players who are going to play and the coach. सौरव गांगुली के मुताबिक कप्तान कोहली ने कमेटी को कोच के लिए अब तक कोई नाम नहीं सुझाया है। इससे पहले आज मुंबई में सीएससी ने कोच पद की दौड़ में शामिल 6 में से 5 लोगों के इंटरव्यू लिए। इनमें वीरेंद्र सहवाग, रवि शास्त्री, रिचर्ड पाइबर्स, टॉम मूडी और लालचंद राजपूत शामिल हैं।